कॉन्फिडेंस तो बड़ा जबरदस्त है आन्या का। क्यों आन्या? तो आन्या आप एक अच्छी सी पोयम सुना करके हम लोगों का मनोरंजन करेंगे, पक्का? Yes. जोर से बोलो। Yes. हाँ, सुनाइए। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तले में उसके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती झट उसके नीचे सुस्ताते, जहाँ कहीं वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छुप जाते, लगती जब भी भूख अचानक दौड़ मधुर पर उसके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। क्या बात है। जब मैं पैदा हुआ था ना, तभी मेरे घर वालों ने सारे नौकरों को छुट्टी कर दी थी। और मेरी इज्जत पता है मेरे घर में किसकी है? जैसे सूर्यवंशम फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, उसमें अमिताभ बच्चन जी जैसे थे ना, उतनी ही हमारी इज्जत है हमारे घर में। काम सब करो लेकिन दब के रहो, सबसे छोटे हो ना तुम, गलती कोई करेगा भरपाई तुमको करनी पड़ेगी। आप लोगों को पता है हम में और एक नौकर में क्या अंतर होता है? नौकर को सैलरी दी जाती है और हमें डांट। हमेशा घर में कहा जाता है पता नहीं क्या करेगा ये अपनी जिंदगी में, कुछ बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। पूरा दिन घुमा करता है, इधर घुमा करता है, उधर घुमा करता है, कहीं यहाँ ऑडिशन देने जाता है, कहीं वहाँ ऑडिशन देने जाता है। कुछ करने दो तो ना कर पाऊंगा कभी भी, कुछ करने ही नहीं देते हो आप लोग। हमेशा बस काम काम काम। बड़े भैया बोले ये काम कर लो, मम्मी बोली वो काम कर लो, पापा बोले वो काम कर लो, दीदी बोली ये काम कर लो। और जब सारा काम करके आओ तो सुनने को क्या मिलता है? कुछ करता ही नहीं है। ये सबसे नकारा निकल गया। अरे अपने बड़े भाई को देखो, वो कहां से कहां पहुंच गए, तुम क्या करोगे? अरे कुछ करने दो, कुछ करने दो मुझे, कुछ करने दो। मैं अपने जो सोचता हूँ, जो मेरे दिल में है, जो मेरे दिमाग में, जो मेरे सपने हैं, कुछ तो करने दो मुझे। बड़े भैया को देखो, बड़े भैया के अपने सपने थे उन्होंने पूरे कर लिए, उनका साथ में देते देते उनको वहां तक पहुंचा दिया। मुझे तो करने दो महाराजा, मुझे तो करने दो। हमेशा बड़े भैया को देखो, बड़े भैया का पूरा घर साथ दे रहा है, सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। अब मुझे छोड़ दो अकेले, मेरे सपने हैं, मैं अपने सपनों में कुछ करूंगा। देखो सही मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, मैं कितना कुछ कर सकता हूँ, एक बार छोड़ो तो सही। आपको पता है मैं अपने घर का हाथ हूं, जब तक मेरा हाथ किसी काम में ना लगे कोई काम पूरा नहीं हो सकता है। झाड़ू पोछा से लेके सारा पूरा घर में साफ सफाई, खाना बनाना, सामान लाना, सारा काम मेरे हाथों से होता है। लेकिन एक बात बताएं, उसके बाद भी किसी का मुंह सीधा नहीं होता है। क्यों? पसंद ही नहीं करता कोई, क्योंकि जरा छोटा हूं ना यार, कूड़ा की तरह कहीं यहाँ जाओ, कहीं वहां जाओ, कहीं ये करो, कहीं वो करो, थक गया हूं। लेकिन एक सुकून है कि पूरा सब कुछ करने के बाद खुश रहता हूं। क्या? अजीत ने बहुत से छोटे भाइयों की व्यथा निकाल करके सामने रखी। मैं भी अपने घर में सबसे छोटा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो, उसे उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने का मौका देना चाहिए हर किसी को। गालिब का एक शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो हर एक की अपनी ख्वाहिशें होती हैं, इच्छाएं होती हैं, और उन इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। ऐसे ही हम सब यहाँ बैठे हैं, हमारे अंदर भी कुछ कुछ शौक हैं, कुछ कुछ इच्छाएं हैं। एक किसी शायर का शेर था कि उम्र को हराना है, उम्र को हराना है तो हर शौक को जिंदा रखिए। उम्र को हराना है तो हर शौक को जिंदा रखिए, और दोस्त कम रखिए मगर हो वो चुनिंदा रखिए। क्या बात। दोस्त कम रखिए मगर हो वो चुनिंदा रखिए। तो कुछ चुनिंदा लोग हैं जो आज यहाँ आए हैं, हमारे साथ दोस्ती निभाने के लिए आए हैं। तो विषय को थोड़ा सा बदलते हुए रंजना जी का आग्रह है कि अंकुर मिश्रा हमारे बीच में है, नवोदित लेखक है, और उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है गंगापुत्र भीष्म। गंगापुत्र भीष्म, जैसा कि हम सब परिचित हैं, महाभारत के एक पात्र थे, सबसे प्रमुख पात्र थे, और पात्र नहीं कहना चाहिए, एक जीवित किंवदंती थे गंगापुत्र भीष्म।
क्योंकि महाभारत की शुरुआत शायद उन्हीं से हुई थी। तो अंकुर अपनी किताब के बारे में कुछ चर्चा करेंगे हमारे बीच में, तो स्वागत करें अंकुर का तालियों से। आइए। मैं अंकुर मिश्रा यहाँ उपस्थित सभी वृद्धजनों का नमन करता हूँ और रंजना जी को बधाई देता हूँ कि आपने ये शौकिया गोई करके जो एक उपक्रम स्टार्ट किया है, तो यही चाहूँगा कि चलता रहे लगातार और हम लोग सब लोग मिलते रहें। तो मेरा नाम अंकुर मिश्रा है। मैं संप्रति से देखा जाए तो मैं इंडियन बैंक जो पहले इलाहाबाद बैंक था उसमें वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। मैं लखनपुर शाखा में कार्यरत हूँ। अच्छा। ये मेरी तीसरी पुस्तक है गंगापुत्र की। इससे पहले दो कहानी संग्रह दा जिंदगी और कॉमरेड करके प्रकाशित हुए थे। दा जिंदगी सूरत पब्लिकेशन से प्रकाशित हुआ था और कॉमरेड को यस पब्लिकेशन से प्रकाशित हुआ था, जिसको कि इनका नवलेखन उपक्रम लाए थे ये, उसमें उसको चुना गया था और उससे प्रकाशित हुआ था। ये तीसरी पुस्तक है, ये प्रभात पब्लिकेशन से प्रकाशित है एवं इस पुस्तक को अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश की संस्थान से बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो कि 35 वर्ष से कम की उम्र के लेखकों को हर साल दिया जाता है पुरस्कार। तो मैं प्राप्त हुआ था। अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी वाली कार्यक्रम में मिला नहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान हिंदी संस्थान से मिला। हिंदी संस्थान से। अच्छा। बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो ये पुस्तक मुख्य रूप से जो गंगापुत्र भीष्म है उनके नजरिए से महाभारत को देखने की कहानी है। इसमें महाभारत की कहानी नहीं लिखी है मैंने, पूरी कहानी सबको मालूम है, कोर्स में पढ़ाई जाती है महाभारत की कहानी, तो वो नहीं लिखी है मैंने। एक्चुअली इस पुस्तक के माध्यम से पाठक को महाभारत की वैचारिक यात्रा है, जो भीष्म जो सोचते थे, ज़्यादा समझते थे, जो उनकी यात्रा थी, मैं उस पर लेके जाने का प्रयास मैंने किया है। तो काफ़ी लोग मानते हैं कि भीष्म भी महाभारत का मुख्य कारण थे। एक्चुअली जब शांतनु के बाद इनका जो दो बेटे हुए विचित्रवीर की डेथ के बाद कोई भी जो असली उनका पूर्वजन था वो बचा नहीं था, बचे थे बस गंगापुत्र भीष्म। तो उस समय लेकिन इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं की और राज्य को हस्तगत नहीं किया, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली पांडु हुए, धृतराष्ट्र हुए वेदव्यास जी के माध्यम से, और पहले पांडु को राजा बनाया गया, फिर वो राज छोड़ कर चले गए, तब धृतराष्ट्र को उनकी जगह पे नामित राजा बनाया गया। उसके बाद फिर पांडवों और कौरवों में जो भी कलह हुई, जिसकी वजह से महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध को हम कितना भी कहें कि धर्म की जीत हुई, ठीक है, तो कृष्ण ने बोला है कि होता वही जो भगवान करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो महाभारत युद्ध के बाद से देश में सब कुछ खो ही दिया। पता नहीं कितनी विद्याएं, कितनी मतलब ऐसी कलाएं, आयुर्वेद सब कुछ नष्ट हो गया इस युद्ध के बाद से, तो बचा ही नहीं। कहते हैं कि उस युद्ध के बाद से पुरुष थे वो बचे ही नहीं थे एकदम पूरे आयुर्वेद में, सिर्फ जो वृद्ध थे और बच्चे थे वही बचे थे। तो जो युद्ध हुआ उससे हम लोगों ने बहुत खोया, भारत पूरा पीछे चला गया, देश पूरा पीछे चला गया। तो धर्म की जीत थी, पांडव भी उस युद्ध के 36 साल बाद खत्म हो गए, उसके बाद से कोई ऐसा प्रतापी राजा हुआ नहीं, और आज हमारे फिर कलयुग का प्रारंभ हो गया। तो इसमें कहा जाता है कि भीष्म का काफी योगदान था, कुछ लोगों का ये मानना है। तो मैंने इसी प्रश्न को भीष्म के माध्यम से उठाने का प्रयास किया है कि वो क्या सोचते थे, मतलब उनके प्रचारों में क्या चल रहा था, वो क्यों अपने जो उनका सोच थी उस पर अड़े रहे। इसके माध्यम से मैंने एक और चीज निकालने की कोशिश की है, कृष्ण और भीष्म के जो धर्म है, धर्म की जो परिभाषा है उसमें अंतर क्या है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी भागवत के सारे लोगों के पास जाती है जो वहाँ पे होते हैं, तो भीष्म बोलते हैं, जब भीष्म के पास जाती हैं तो उनसे बोलते हैं कि आप अधर्म हो रहा है, आप बचाइए हमसे हमको। तो भीष्म बोलते हैं कि नहीं, धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, हम इसको कह नहीं सकते हैं कि धर्म हो रहा है कि अधर्म हो रहा है। उनका ये कहना था कि भाई आपको आपके पति ने उस पर जुए पे लगा दिया, अब जीतने वाला है तो आपको कैसा व्यवहार कर सकता है। एक ये पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष हो गया कि नहीं, स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, खुद को हारने के बाद युधिष्ठिर के पास अधिकार नहीं था कि वो आपको जुए पे लगाते। तो दो पक्ष से भीष्म की वहाँ समझ में ही नहीं आया कि क्या धर्म क्या है। तब उन्होंने उनसे बोला कि धर्म की गति बहुत सूक्ष्म होती है, हम नहीं बता सकते। लेकिन जब वो चारों तरफ से एकदम सबसे पास जाके उन्होंने देख लिया, कोई उनकी सहायता करने नहीं आया, अंतिम वक्त उन्होंने कृष्ण को पुकारा, तो कृष्ण बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उनकी सहायता करने चले आए। जैसा ही कहा गया है कि वो हो सकता है कि उनके नाम का प्रतापी इतना हो गया, जैसे उन्होंने पुकारा वैसे सबको उनका सुदर्शन चक्र याद होने लगा, जिससे उन्होंने सवाल का वध किया था। जो भी हुआ, लेकिन कृष्ण ने उनकी सहायता करने में एक पल नहीं गवाया, वो तुरंत आ गया। तो ये स्पष्ट है कि कृष्ण जो धर्म की परिभाषा थी वो अलग थी, और कृष्ण ने ही एक नए धर्म का, सनातन धर्म में कुछ बदलाव का प्रतिपादन किया। तो जो आगे चल के मतलब
समय के साथ किस तरह से परिवर्तन होना चाहिए। समय अब कहा जाए तो ये बोलते हैं कि जैसे 20 का महाभारत युद्ध में 20 मारे गए, 2000 मारे गए, ये गलत तरीके से मारे गए। लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं, अगर उसका जो अंतोगत्ता जो परिणाम है वो अगर सही आ रहा है, वो अगर अच्छा आ रहा है, तो हमको इतनी परवाह नहीं करनी है। अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा चलने की रास्ता का सीधा मिल रहा है तो उस पर हमको जाना है कि अपनी अंत में अगर धर्म की विजय होती है। तो इन्हीं सारे प्रश्नों को मैंने इस पुस्तक में उठाने का प्रयास किया है और इसी भीष्म की यात्रा के साथ दिखाया है कि भीष्म क्या सोचते हैं, उनका क्या विचार होता है और कृष्ण के साथ इनका जो संवाद है, कृष्ण और उनके बीच में जो धर्म व्याख्या होती है, वो सब कुछ मैंने इसमें देने का प्रयास किया है। तो यही सब बात कुछ है इस पुस्तक में। आप लोग कुछ पूछना चाहें अगर इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। जी कि हम उसमें से नहीं कहता कि आपने लिखा क्या है, तो बहुत अच्छा है। आपने जितना बताया वो भी बहुत अच्छा है। इसने उसको अगर व्याख्या करने की कोशिश की जी अक्सर मैंने अपनी कुंती पर नई किताब मैंने लिखी हुई है, तो देखते हैं वो कहाँ से आती है, सही प्रकाश में। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे कलाकार हैं, इनके बारे में हमारे बीच में अरुण जी हैं। अरुण जी कविताएं लिखते हैं और तो अरुण जी अपनी पुस्तक के बारे में कुछ बताएंगे और हमें अपनी कविता भी सुनाएंगे। और स्वागत करें एक बार अरुण जी का एक बार। सभी उपस्थित सज्जनों को आप लोगों को नमस्कार। मैं उसे लेखक नहीं था, मेरा छोटा बहुत फेसबुक में अक्सर लिखा करता था, कभी बैंकिंग, कभी इकोनॉमिक्स, कभी पॉलिटिकल। तो हमारे वीडियो समान जो हमारे सहकर्मी भी रहे बैंक में, नजर ऑफिसर भाई मेरे साथ थे, ये अक्सर कहते थे कि आप लिखते अच्छा है, कुछ ऐसा करिए। अनफॉर्चुनेटली 2 साल पहले कोरोना में मेरी वाइफ की डेथ हुई, तो परेशान रहता था। तो ये कहते सब कुछ लिखिए। तो लास्ट ईयर मैंने सोचा क्या लिखूं, इसीलिए लिखते मैंने एक अपनी लाइफ स्टोरी को लिखने की कोशिश करी। तो ये बुक मैंने निकाली, आई विल वर्क सम यू फ्रॉम बिहाइंड टू अहेड ऑफ द फियर कर्व। आपको मैं पढ़ी है, अभी आप लोगों ने नहीं देखी होगी, मार्केट में अवेलेबल है। इसमें अपनी लाइफ स्टोरी लिखा और मैंने जो लिखने की कोशिश करी है कि देयर आर सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु गो टू द सेम फेज ऑफ ट्रॉमा, और वो शायद अपनी बात कह नहीं पाते, तो दे विल रिलेट देयर प्रॉब्लम्स टू दिस स्टोरी। और कैसे मैंने इसमें निकला बाहर, इस बुक से बाहर निकलने की कोशिश करी, एंड हाउ आई कुड ओवरकम माय ग्रीफ एंड सॉरो। इसमें लिखा कि शायद लास्ट 2-3 चैप्टर मैंने मोटिवेशन करने की कोशिश करी कि डेथ इज सिंपली अ कॉमन और फुल स्टॉप। लाइफ होती नहीं, उसके बाद एक कॉमन सब्जेक्ट कॉमन लगा के अल्टीमेटली फिर पुनः कॉमन रख के जोड़ता है। तो कोशिश करी, सब लिखने की कोशिश करी है। तो दिस बुक और आप लोगों के अच्छी विशेष से हमारे पब्लिशर्स के उसके बीच में जो इस क्वार्टर की बुक्स में नॉन फिक्शन में 10 बुक अवार्ड उन्होंने अवार्ड किया इसको। कंट्रोल जी को हम तो अक्सर बच्चे होते हैं, मैं इसको मैं अपना गुरु कहता हूँ कि मेरे गुरु को कहते हैं यार मैंने पिता तो मैं हूँ, गुरु तो तुम हो। अगर कविता तो मैं कविता का मैं गीत वाइफ की डेथ भले मैंने एकदम शौक था, तो वाइफ की डेथ के बाद भी मैंने गीत लिखे। तो वाइफ की डेथ के बाद एक थोड़ा सीरियस, हालांकि माहौल में शूट नहीं करता, लेकिन फिर भी जो कि वाइफ जब हॉस्पिटल जा रही थी वो क्या ही गई थी, जब तो जा तो नहीं लौट के नहीं आऊँगी। इस टाइप को मैंने गाने में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। प्लीज थोड़ा सा सैड सॉन्ग है। तुम घर से जब गई हो, तुम घर से जब गई हो, मेरी जिंदगी गई है। तुम घर से जो गई हो, मेरी जिंदगी गई है। जी तो रहा हूं जानम, पर जिंदगी नहीं है। तुम घर से जो गई हो, मेरी जिंदगी गई है। तुम घर से जब चली थी, तो रोते हुए थी बोली। तुम घर से जब चली थी,
चल तो रही हूँ लेकिन आऊंगी लौट के ना, तुम सच में लौट के फिर वापस घर ना आई। तुम घर से जो गई हो मेरी जिंदगी गई है। मैंने सुना था वक्त सबसे बड़ा है मरहम, मैंने सुना था वक्त सबसे बड़ा है मरहम। हर गम को ये भुलाता कर देता एकदम कम, पर ये सच नहीं है मेरा हुआ न गम कम। तुम घर से जो गई हो मेरी जिंदगी गई है। एक कविता और प्रोजेक्ट डिमांड कर ये कॉलेज जाने की थी, इसके एक ही स्टेंजा लिखा था। हम पूछ क्या थे हम पूछ क्या है हम, यारो हुए हैं हम कल बदनाम। नाम लुटाया हम तुझको भी खोया हम, हो गई शहर से यारो एक सुनिशान। हम पूछ क्या थे हम दिल की लगी को हाय भूल गए हैं। तुझको भी खोकर हम ढूंढ रहे हैं। किस्मत हमारी हमसे क्यों शर्माई, प्यारों में यारों हम हुए नाकाम। हम पूछ क्या थे हम पूछ क्या है हम, यारों हुए हैं हम कल बदनाम। अरुण जी की आवाज सुन के किशोर दा की याद आ गई। आपका अंदाज जो है वो किशोर दा से मिलता जुलता अंदाज बहुत अच्छा सुनाया आपने। हमारे बीच में विनीता अग्रवाल जी हैं। विनीता जी भी अच्छी कविताएं लिखती हैं और आज हम सबको अपनी कविता सुनाएंगे। सबको मेरा नमस्कार है, अभिनंदन है। और रंजना दीदी बहुत छोटे छोटे और बड़े भी स्टेज पे ऐसे काफ़ी सारे कार्यक्रम करती रहती हैं। कुछ में मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उनका सानिध्य भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उन्हें भी बहुत शौक है और ख़ासकर सुहानी बिटिया की किताबें पढ़ करके बहुत मन मोह लेती है वो, और इतनी प्यारी कविताएं वो लिखती है कि मज़ा आ जाता है। तो यूँ तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, मैं उस स्तर की नहीं, लेकिन फिर भी एक प्रयास करती हूँ, लिखती हूँ। और आवाज़ पे मत अगर ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे गौर करिएगा। शोर ने कहा खामोशी से तुम शांत ना रहो। शोर ने कहा खामोशी से तुम शांत न रहा करो। बादल रहे उमड़ घुमड़, बादल रहे उमड़ घुमड़, तुम मंद बयार सी बहा करो। बादल रहे उमड़ घुमड़, तुम मंद बयार सी बहा करो। जीते हैं सब मद मस्त से, जीते हैं सब मद मस्त से, तुम भी कुछ तो कहा करो। तुम भी कुछ तो कहा करो। नहीं मिले जुर्म करके भी बोलते हैं लोग, जुर्म करके भी बोलते हैं लोग। यूं बुद्ध बनकर तुम कटघरे में मत रहा करो। शोर ने कहा खामोशी से, शोर ने कहा खामोशी से तुम शांत ना रहो।
सुनो हवाएं बदल गई, सुनो हवाएं बदल गई हैं, इस चुप्पी को क्यों ओढ़े हो? सुनो हवाएं बदल गई हैं, इस चुप्पी को क्यों ओढ़े हो? चुप रह गए अगर यूं ही, चुप रह गए अगर यूं ही, समझो बीच राह के रोड़े हो। चुप रह गई अगर यूं ही, समझो बीच राह के रोड़े हो। गर्मी की तपती लू के थपेड़ों को मत सहा, गर्मी की तपती लू के थपेड़ों को मत सहा करो। अच्छा नहीं है खामोश रहना, अच्छा नहीं है खामोश रहना, तुम भी कुछ तो कहा। अच्छा नहीं है खामोश रहना, तुम भी कुछ तो कहा करो। हिल-मिल कर रहा करो, हिल-मिल कर रहा करो, पर खामोश न रहा करो, पर खामोश न रहा। बहुत और खामोश रहना भी नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ कहते रहना चाहिए। एक गजल सुनी थी मैंने बहुत पहले कि खामोशी का हासिल भी एक लंबी सी खामोशी है, उनकी बात कही भी हमने अपनी बात सुनाई हुई। तो हमारे बीच में एक ऐसे कलाकार कहें, श्रोता कहें, उन्हें मैं अपना मित्र कहूँ। पिछले कई सालों से हम लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं और शायद आमने सामने भी एक आध बार मुलाकात हुई है और कई बार हम लोगों की फेसबुक में लड़ाई भी हो जाती है वो तो जरूरी है। बट अरविंद जी के बारे में आपको बताऊं, जितना मैंने इन्हें समझा, बड़े जीवट और बड़े लाइवली व्यक्ति है। जैसे कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जब आपसे मिलते हैं तो आप जिंदगी की सारी परेशानियां भूल जाते हैं। कुछ देर के लिए लगता है यार मजा आ गया, ये होता है ना, किसी के साथ बैठ के आपको लगता है यार होगी यार लाइफ में बड़ी परेशानियां होंगी, बट इनसे मिलकर मजा आ गया। तो हमारे बीच में अरविंद त्रिपाठी जी हैं जो कि बेहद अच्छे वक्ता भी हैं, श्रोता भी हैं और हमें अपना एक व्यक्त सुनाएंगे वो। और निश्चित रूप से ये गारंटी मैं ले सकता हूँ कि मजा जरूर आएगा। तो अरविंद जी स्वागत है आपका, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आपका। जो जीवन है वो जीवन एकदम एक निर्बाध बहने का नाम नहीं, उसमें बहुत सारी बाधाएं आनी चाहिए, आती भी हैं। और जो व्यक्ति है वो उन बाधाओं से सीखता क्या है, उसके बाद उसका हासिल क्या है, जो खामोशी के बाद का एक हासिल है, फिर खामोशी। तो यही है कि आप बार बार रूप बदलते रहिए, लिखते रहिए, आपके पेन की धार और उसका वार वो बना रहना चाहिए, उसमें कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। शौक पर बात हो रही थी तो आपने अभी गंगापुत्र बीच में लिखा हुआ है महाभारत। एक्चुअली हमारी जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था साहब कि हमारे इर्द गिर्द आसपास बहुत सारे कथानक हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जिन कैरेक्टर के इर्द गिर्द हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनको जब भी हम प्ले करते हैं या हम लिख रहे होते हैं तो वो जो जीवंत कैरेक्टर हैं उनसे हम उभर नहीं पाते। तो और वो हमारे जीवन में हर काम में उनका असर होता है। जैसे महाभारत काल में के जो पात्र थे, अगर वो पांच के पांचों पांडव दोबारा आज के समय में जन्म लेते तो उनको भाई कोई काम नहीं मिलता। उनका जो एक्सपर्टीज था, उस एक्सपर्टीज से वो आज के समय में बिल्कुल ही फेल थे, लेकिन उन सभी के अपने अपने शौक थे, ठीक। तो वो शौक के आधार पर आज के समय में चल रहे होते, जैसे युधिष्ठिर कोई कसीनो चला रहे होते है ना, युधिष्ठिर और नेपाल निकल गए होते, इंडिया में तो नहीं होते, या लॉस एंजलिस चले गए होते। क्या हुआ कि सेवा योजन कार्यालय सेवा योजन कार्यालय में एक जब वो पूछता है ना कि क्या करते हो, नाम एक बाबू लिख रहा होता है, तो क्या हुआ कि ये जो पांचों में जो दो हैं, बाकी तो तीन निकल गए, यानी नकुल सहदेव और युधिष्ठिर ने तो अपना धंधा पकड़ लिया, वो अपना भैंस की सेवा में लग गया और एक आदमी जो है वो घोड़ों की सेवा में लग गया। वो तो दो तो नीचे वाले उन्होंने कसीनो खोल लिया।
बचे केवल अर्जुन भीम। और भीम। ये दोनों तो ये दोनों यही जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लाइन में लगे हुए थे। वो बाबू अपना फिक्स स्टाइल में नाम बोलो, बाप का नाम बोलो, उम्र क्या कर लेते हो, ये लिख रहा था। तो उसने भीम से कहा कि नाम, बोले भीम। पिता का नाम पांडु। क्या कर लेते हो, बोले गदा घुमा लेते। उसने क्यों चश्मा उतारा, मसाला थूका, उसका बोला कायदे का काम बताओ, करते क्या हो? उसने कहा खाना बना लेते। बोले हाँ ये बताओ ना रसोईया। अगला उसका पीछे अर्जुन। तो अर्जुन ने भी अपना बताया भाई, अब वो समझ चुका था कि इस बार तीर धनुष नहीं बताना, नहीं तो डांट पड़ गई। तो उसने कहा कि नाम अर्जुन, पिता का नाम पांडु। बोले क्या कर लेते हो, बोले ब्यूटीशियन है। बोले तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। बोले ब्यूटीशियन, ब्यूटी पार्लर में लड़कियों का काम है, तुम्हारा काम नहीं है अभी। तो ये एक छोटी सी बात थी। मैं बेसिकली मेरे लगभग 150 से ज़्यादा बैंक छप चुके हैं अमर उजाला में। और जब मैंने ठोस वाले आर्टिकल लिखने बंद किए, मैं बेसिकली सभी मुद्दों पे कहीं पे भी कुछ भी लिख सकता हूँ। मतलब इतना मुझे भाषा पे और विषय पे ठीक ज्ञान। तो हुआ ये कि अमर उजाला में अभी एक संपादक आए यशवंत व्यास। तो यशवंत व्यास जी ने कहा कि यार तुम वेग लिखो, अब तुमने चूंकि नौकरी ज्वाइन कर ली है तो तुम आर्टिकल नहीं लिख रहे हो विभिन्न मुद्दों पे, तो वेग लिखा दो। यशवंत व्यास ये राइटर है। हाँ, यशवंत व्यास एक आहार जिंदगी एक मैगजीन आती थी भास्कर की, उसके संपादक हुआ करते थे। बहुत अच्छा राइटर। हाँ, तो उनके सानिध्य में फिर मैंने व्यंग्य लिखना शुरू किया। बहुत सारे मैंने व्यंग्य लिखे। उन्हीं व्यंग्यों में से एक छोटा सा व्यंग्य, बहुत छोटा सा व्यंग्य है जो मैं आपको सुनाता हूँ। एक्चुअली व्यंग्य का समय काल, व्यंग्य एक्चुअली जैसे उनके जो व्यंग्य थे जोशी जी के, तो जोशी जी के व्यंग्य की कहानी ये है कि वो समय काल के हिसाब से आज पुराने हैं, कंटेम्प्रेरी नहीं है। आज का नया आदमी ये नहीं समझ सकता कि वो व्यंग्य किस समय में किन परिस्थितियों में लिखा गया होगा। और उन्होंने इंदिरा गांधी पे लिखा, लेकिन वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं अपने सारे व्यंग्य को रीराइट कर रहा हूँ कि अगर उसको किताब के फॉर्म में ले जाया जाए तो उसमें नीचे ये भी लिखा हुआ हो कि ये बात जो हमने लिखी है वो कब और किस परिप्रेक्ष्य में लिखी हुई है। और इसी बीच मैंने एक कैरेक्टर पे भी व्यंग्य लिखा। एक कैरेक्टर मैंने बनाया, एक चाचा चकल्लसी था कैरेक्टर। ये चाचा चकल्लसी एक शहरी, एक खींचा हुआ शहरी, एक 60-70 साल का शहरी जो मूल किसी भी शहर का बासिंदा हो और शहर को बदलता हुआ देख रहा, यानी विकास के नाम पे सड़कें खोद दी गई हों और तमाम सारा अजब गजब हो रहा हो। और वो नहीं, मैं ये सभी शहरों में हूँ। ये अब चूंकि मैं दूसरे शहरों में भी जाके देख रहा हूँ तो सभी शहरों में एक चाचा चकल्लसी टाइप का कैरेक्टर मिल जाता है। लेकिन अभी मैंने उसको थोड़ा बदला है। अब मैं नए कैरेक्टर पे भी काम करने लगा हूँ। एक है मिस्टर बग्गा। तो मिस्टर बग्गा एक ऐसा आदमी है जिसके ऊपर भी कुछ अधिकारी है, नीचे बहुत सारे कर्मचारी हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, तो उसको मैं डेवलप कर रहा हूँ। उस पर मैं 40 स्टोरी लिखूंगा कि बग्गा, मिस्टर जो बग्गा है ये एक प्रोडक्ट है, व्यक्ति नहीं है। और ये बग्गाइयत जो है, बग्गाइत लोग जो हैं वो सभी जगह पाए जाने लगे। अब उन बग्गाइत लोगों के बीच में नॉन बग्गाइत की खोज करना ये सरकार के सामने बड़ी समस्या है। तो वो बग्गा हम जल्दी लाएंगे। अभी हम आपको ये वैल्यू सुनाते हैं कि विभीषण का पुनर्जन्म हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो समय काल है 20वीं सदी के 90 का दशक। 20वीं सदी के 90 के दशक में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का दौर था। बहुत पार्टियां जल्दी सरकार बन रही थी और गिर रही थी। एक दौर ऐसा आया था कि जो भी आएगा टूट करके वो सब मंत्री बन जाएंगे। तो 98 मंत्री बन गए। हाँ, एक बार याद हाँ, हुआ था। 2-3 बार ऐसा हुआ। 1997 में जब वो कल्याण सिंह की तो जब पहली बार ऐसा हुआ कि 98 मंत्री बने तो कुछ ऐसा हुआ कि जैसे दिवाली का मंत्रालय बनता, दिवाली के लिए एक मंत्री, लेकिन दिवाली का एक मंत्री न बना के लैया मंत्री अलग, चूड़ा मंत्री अलग, भूजा मंत्री अलग, दिया वाला मंत्री अलग, बत्ती वाला अलग। जब तक वो सारे मिलते नहीं थे तब तक दिवाली नहीं बन सकती। ठीक है, तो उसी दौर के थोड़ा पहले की बात हम कर रहे हैं।
समय काल है 20वीं सदी के 90 का दशक। स्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। प्रसंग है त्रेता युग वाले प्रभु राम का अपने बंधु बांधवों सहित आजाद भारत में पुनर्जन्म हो गया है, परंतु उनके राज्य अवध और मुगलकालीन राज्य आगरा को मिलाकर नया राज्य उत्तर प्रदेश बनाया जा चुका है। राम को इस राज्य की सत्ता संभालनी, यानी मुख्यमंत्री पद के लिए कल बहुमत साबित करना है। अच्छा अब वो राम राजयुग नहीं रहा कि वो अपना आए और तलवार के दम पे हो जाए। अब चूंकि अवध भी है और अयोध्या भी है और आगरा भी है, तो आगरा और अयोध्या के चक्कर में आगरा माने जो आपका मुस्लिम हिसाब किताब और बहुमत नहीं बन पा रहा। अब क्या ये कथानक है, और अब आप पहुंच जाते हैं उनके उस विधानसभा के सामने उनके बने हुए कार्यालय में। पार्टी कार्यालय के एक बड़े हॉल में भूमि पर बिछी दरी में समाजवादी या अफगान राजशाही के अनुसार, केवल समाजवादी और अफगान राजशाही में ही सभी दरी में बैठते हैं, बाकी में राजत्व का सिद्धांत है, सब एक आदमी ऊंची कुर्सी पर बैठेगा, बाकी जमीन पर बैठेगा। तो पार्टी कार्यालय के एक बड़े हॉल में भूमि पर बिछी दरी में समाजवादी या अफगान राजशाही के अनुसार प्रभु राम अपने प्रमुख सलाहकार जामुन, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, भरत, शत्रुघ्न, लव, कुश और तमाम बंधु बांधवों के साथ गहन चिंतनीय मुद्रा में बैठे हुए। लंबी चुप्पी तोड़ते हुए जामवंत बोले, सब तरफ से गिन लिया लेकिन बहुमत का इंतजाम नहीं हुआ। कुछ एक विधायकों की कमी पड़ रही है। प्रभु राम ने लंबी सांस ली और रामादल में गहरा सन्नाटा फैल गया। तभी प्रभु राम की जय करते हुए हनुमान का प्रवेश हुआ। उनके चेहरे का हर्ष और जोश देखकर सबके चेहरे में चैतन्यता आ जाती है। प्रभु राम ने हर्ष का कारण पूछा तो बोले, अब चिंता त्यागिए, हम सबके साथ विभीषण का भी पुनर्जन्म हो चुका है, निश्चित ही कल बहुमत का इंतजाम हो जाएगा। और लक्ष्मण ने जोर से प्रभु राम की जय का नारा लगाया। एक बार तुम्हारे लिए बहुत छोटा सा प्ले कहीं पे तुम एक्ट कर सकते हो कि एक कानपुर में बैंक में लाइन लगी हुई थी। एक आदमी जो पीछे खड़ा था वो आगे वाले की पीछे वाली जेब से कुछ करता था। जैसे उसने किया, उसने पीछे मुड़ के देखा, उसने कहा क्या है, फिर छोड़ दिया। फिर जब 2-3 बार हो गया तो इस बार वो घूमा नहीं और सीधे उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या कर रहा हो तुम? कहता कुछ नहीं, माचिस चाहिए। तो उसने कहा मान लेते। कहता हम अनजान लोगों से बात नहीं हम अनजान लोगों से बात नहीं। भाई अरविंद जी ने एक बार और जोरदार तालियां बजाई, मजा आ गया। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मजा आएगा आप लोगों को, तो अरविंद जी ने अपने हास्य व्यंग से हम सबको रोमांचित कर दिया, मजा आया, बहुत अच्छा लगा। अब विधा को थोड़ा सा चेंज करते हैं और हास्य व्यंग से हम लोग आते हैं लोक संगीत पे। हमारे बीच में कविता जी हैं और कविता जी हमें कुछ सुनाएंगे। सर्वप्रथम रंजना जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम सभी को यहाँ एकत्रित किया और इतनी अच्छी सभा का आयोजन किया। मैं आपके सामने लोकगीत की एक विधा 12 मासी पेश करूँगा।
शौक बड़ी चीज है। शौक। अनिल सिंदूर जी के बारे में मैं आपको बताऊं, मैं मतलब शायद ये बात जानते भी नहीं है। आप में से बहुत से लोगों को ये बात पता भी होगी, कुछ लोगों को शायद पता होगी। अनिल जी के फादर बहुत बड़े नामी कवि थे कानपुर के, डॉक्टर रामस्वरूप सिंदूर का नाम था और बहुत जाने माने नब्बे प्रतिशत कवियों में उनका नाम था। और उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए, उनकी ख्याति को आगे बढ़ाते हुए, उनके नाम को आगे बढ़ाते हुए अनिल जी ने भी अपने अंदर बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं छुपा के रखी हुई हैं। मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं ये। मतलब इनसे जब भी हम हर बार मिलते हैं तो हर बार इनके अंदर कुछ नया आपको पता चलता है कि ये पता नहीं, मतलब जितना जमीन के ऊपर है उतना जमीन के नीचे। आप ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ये अनिल जी के हाथ की खींची हुई है और इतनी अच्छी फोटोग्राफी करता है कि आप यकीन नहीं करेंगे। फेसबुक पे आप देखते होंगे, अगर अनिल जी की खबर होंगे, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं अनिल जी। तो ओवर टू अनिल जी। मेरा नाम अनिल सिंदूर है और सिंदूर मैंने अपने पिता से किया। तो मैं 36 वर्षों से अभी बेसिकली तो मैं पत्रकार हूँ और 36 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ। तमाम पत्रकारिता से गुजरते हुए मैं यहाँ पर A to Z इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक कंपनी आई थी जो कूड़े की कंपनी थी, उसमें मैं PR बन के आ गया था। तो 5 साल मैंने उसमें निकला, लेकिन जब यूनिट शिप हो गई तो फिर मैंने फिर से पत्रकारिता में लगा और मैंने कोई पत्र ज्वाइन नहीं किया, बल्कि मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट बन गया और मैंने पानी पर काम करना शुरू किया। और इस तरीके से मैंने करीब 7 साल से मैं पानी पर काम कर रहा हूँ और कहानी भी लिखता ही रहता हूँ, कविताएं भी कुछ लिखता रहता हूँ। लेकिन अभी जो कोविड में मैंने एक नया शौक शुरू किया। जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, उस समय मेरी उम्र 62 साल हो गई, तो घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन मैं मॉर्निंग में करीब 5 बजे करीब हमको मिल जाता था कि घूमने तो जा सकते हैं, तो साइकिल चलाते हुए निकल जाते थे। तो मैंने फोटोग्राफी करना शुरू किया और मैंने नेचर पर फोटोग्राफी शुरू की। उस समय बहुत अच्छा मौसम और आकाश सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा था क्योंकि पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं था। तो फोटोग्राफी करना शुरू किया। तो मैंने मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे, तो मैंने मोबाइल से फोटोग्राफी शुरू की। और उस फोटोग्राफी को जब बहुत फोटोग्राफ्स हो गए तो हमारे मित्र 2 मित्रों ने कहा कि इसके प्रदर्शनी क्यों नहीं लगाते, ये तो बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स हैं। उसको एक्चुअल में प्रदर्शनी लगाना बहुत मुश्किल का जॉब है क्योंकि उसको फ्रेम करवाना, तमाम फोटोग्राफ बनवाना एक खर्चीला जॉब है। और प्रदर्शनी के लिए अगर आप तैयारी भी कर लें तो आपके लिए ऑडिटोरियम की बहुत बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि बहुत महंगे आपको तमाम चीज़ें 30-40 हज़ार 50 हज़ार से कम में ऑडिटोरियम नहीं मिलता है। तो ये बड़ा मुश्किल का काम था। लेकिन हमारे 2 मित्र हैं, गणेश तिवारी और रतन कुमार श्रीवास्तव, उन दोनों लोगों ने हमारी मदद की और उन्होंने कहा तैयारी शुरू। तो मैंने 2-2, 4-4, 5-5 फोटोग्राफ्स बनवाने शुरू किए और उनको फ्रेमिंग करवाने शुरू। तो इस तरीके से मैंने 180 फोटोग्राफ्स को फ्रेमिंग करवाया। और पहला जो प्रदर्शनी थी वो अमर उजाला ने स्पॉन्सर की और उनके ही हॉल में अपरास्ता का जो एक सेंटर है, जो बड़ा हॉल है, उसमें उन्होंने हमारी प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया। और प्रदर्शनी लगाने के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है, दीवारों पर हम कैसे लगाएंगे फोटोग्राफ, क्योंकि ऑडिटोरियम तो यहाँ है नहीं। उनके लिए ऑडिटोरियम के लिए अलग से एक सिस्टम होता है कि उसमें वो स्टैंड नंबर रखे होते हैं, तो उसमें लगा दीजिए आप फोटोग्राफ। लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं। तो मैंने जो है ना उन फोटोग्राफ्स को लगाने के लिए अलग से स्टैंड बनाए और वो एक स्टैंड में 2 फोटोग्राफ्स लग सकते हैं और उनको सेंटर में लगा के हम उसके चारों राउंड में फोटोग्राफ दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने
अपरास्ता में पहली प्रदर्शनी लगाई। उस प्रदर्शनी का जब कवरेज हुआ तो उनके मालिकानों ने, उजाला के मालिकानों ने जब वो फोटोग्राफ उनके पास भी गए, उन्होंने कवरेज देखा, तो उन्हें लगा कि मोबाइल से अगर इतना अच्छा फोटोग्राफ्स आ सकते हैं तो क्यों ना हम जो है ना सारे यूनिट्स में इसकी प्रदर्शनी करें। और उन्होंने सारे हमारे 6 यूनिट में स्पॉन्सर करने के लिए उन्होंने कर दिया है, जिसमें मैं आगरा में लगा चुका हूँ और गोरखपुर लगा चुका हूँ। इस तरीके से मैंने फोटोग्राफी शुरू की और आज नेचर फोटोग्राफी के रूप में आपके सामने फोटोग्राफ्स हैं। कम संसाधन में मैं ज़्यादा काम करने की हमेशा से कोशिश करता हूँ, ये मेरी आदत रही है। तो मैंने कम संसाधन में ये फोटोग्राफ जो हमारे आप जो देख रहे हैं ये कैनवास पर प्रिंट है, ये कैनवास पर है। और कैनवास पर प्रिंट ये तो सैंपल फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन हम कितना भी बड़ा फोटोग्राफ्स हम अपने मोबाइल से खींच के उसमें ला सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात थी कि हमारे 4x3 के फोटोग्राफ्स भी हमने प्रदर्शनियों में लगाए हैं। जो अभी भी एक प्रदर्शनी लगी थी सिविल लाइन्स में, जो 3 दिन की प्रदर्शनी थी, वो बहुत अच्छी प्रदर्शनी थी। हाँ, रोहतगी जी के यहाँ। तो इस तरीके से जो है ना नेचर पर फोटोग्राफी शुरू की और आज आपके सामने मैंने दोनों जगह देखी थी। गणेश भैया का मैसेज आया था जी, जब जी, आपकी प्रदर्शनी लगी थी। अगर आप लोग आए घर में, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जिनका आज नाटक है वहाँ पे। विनीता, लिसन, अगर आप इन फोटोग्राफ्स को अपने घर में सजाना चाहते हैं तो आप इनके लिए ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। ये बात नहीं कही, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे कमरे में अंदर लगी हुई है। मुझे पता चला था वहाँ पे। असल में है क्या कि फोटोग्राफी का शौक जो है ना बहुत महंगा होता है। आप कोई भी फोटोग्राफ अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं तो बनवाना ही पड़ेगा। और निश्चित बात है कि उसमें आपका जो भी खर्च आएगा वो डंप हो जाएगा, क्योंकि सेल तो होते नहीं। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सेल होना शुरू हुआ है, तो मुझे ये लगता है कि अगर केवल खर्च निकलता रहेगा ना तो ये शौक हमारा चलता रहेगा। बस यही रहता है। वैसे तो मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इस उम्र में काम शुरू किया है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं सवेरे आज भी मैं 14-15 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूँ, 5 किलोमीटर करीब पैदल चलता हूँ। तो हमारे तो स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छा ध्यान रख रहा है फोटोग्राफी, और हमारे मन को भी बहुत अच्छा लगता है। 15 साल के काम किया है, 50 तक क्या करेंगे? थैंक यू। हमारे बीच में डॉक्टर देवेंद्र मौजूद हैं। डॉक्टर देवेंद्र के बारे में आपको बताऊं कि आप शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, कहानियाँ लिखते हैं और आपकी बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स जो है वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर और यूट्यूब पर है। तो डॉक्टर देवेंद्र हमारे बीच आएंगे, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अभी आप कह रहे थे ना कि अपने चारों ओर ही कहानी होती है, कोई कैसे पकड़ता है। तो एक छोटी सी घटना थी, उसको मैंने बड़ा करके उसको कहानी में कन्वर्ट करने की कोशिश की। कहानी का नाम है 4 की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की। एक मेडिकल कॉलेज के परिप्रेक्ष्य में ये कहानी है। वहाँ पे एक प्रोफेसर थे राय साहब, और उनका बेटा अभिषेक जो था वो 3rd ईयर में पढ़ता था। तो वो पढ़ने में अच्छा था और लोग भी अच्छे थे, मगर टॉप वही करता था, है ना। तो वहाँ पे एक लड़की थी, वो भी पढ़ने में अच्छी थी, फर्स्ट 5 में रहती थी, देखने सुनने में अच्छी, सिंसियर, सीधी, सरल स्वभाव। तो वो अभिषेक को अच्छी लगने लगी। उसका नाम सुधा था। तो एक दिन वो लाइब्रेरी में गया तो देखा कि वो बैठी है। तो हेलो हाय हुई, बैठ गए दोनों, पढ़ने में अच्छे थे, पढ़ने लगे। जब वो सुधा जाने को हुई तो अभिषेक ने कहा कि अगर आप माइंड ना करें तो कैंटीन में चाय पी लें। ठीक है, चलिए चाय पीते।
चाय पी, फिर ऐसे मिलना जुलना और कभी नोट्स बदलना शुरू हो गया। तो दोनों की एक ऑब्वियस लाइकिंग होने लगी। तो एक दिन हंसना है ना? ऐसे एनुअल फंक्शन हुए तो उन्होंने उनकी तारीफ की, उन्होंने उनकी की आशीर्वाद, तो लोगों को लगने लगा कि कुछ चक्कर है। तो अगले एनुअल फंक्शन के आते आते तक उन्होंने डुएट गाया। जब डुएट गाया तो जो कयास थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो हकीकत में कन्वर्ट हो। वहां पे प्रोफेसर साहब भी देख रहे थे। घर आए तो लड़का अभिषेक देर से आया, उनके प्रोग्राम था उसमें, और प्रोफेसर साहब जा रहे थे। तो उन्होंने बुलाया, बिठाया और कहा कि जो तुम ये सब जो चल रहा है वो हम देख रहे हैं, मगर ये काम बनेगा नहीं, ये हमारा स्टैंडर्ड है, उससे नीचे हम जाएंगे नहीं। तो लड़के ने कहा कि सर पढ़ने में तो उसका स्टैंडर्ड अच्छा है, अपने बराबर जैसा है, पढ़ लिख के डॉक्टरी करेगी, अच्छा नाम कमाएगी, स्टैंडर्ड बन जाएगा हम लोगों के साथ रह के, दूसरे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। तो बोले तुम स्टैंडर्ड का मतलब नहीं समझ रहे हो, हमारा स्टेटस है और हम अपने स्टेटस को गिरा नहीं सकते हैं। तो उसने कहा कि साहब पिताजी, अब हम तो उससे प्रेम करते हैं, है ना, आप जानते हो, अब हम शादी करेंगे तो उसी से करेंगे, ऐसा हमने सोचा है। तो माँ समझाने आई कि बेटा तुम बात समझ नहीं रहे हो। उसने कहा तुम नहीं समझ रही हो, छोड़ो जाने दो। तो वो बोली कि नहीं तुम में कोई कमी नहीं है। लड़का बोला कि तुमने लड़की की कमी दिख गई है ना, हमारी कमी तो है नहीं। तो अब तो मामला गड़बड़ हो गया, आप लोग आराम करो, देखा जाए। तब तक फाइनल एग्जाम आ गए, एग्जाम आए, सबने एग्जाम दिए। फिर लड़के ने लड़की अभिषेक ने सुधा से कहा कि देखो, अब वो सनक तो गया ही था कि ये कुछ लफड़ा है इसमें, पिताजी कुछ गड़बड़ न कर दो। तो उन्होंने कहा कि देखो अब एग्जाम तक तुम हमसे मिलो, है ना, एग्जाम के बाद हम शादी कर ही लेंगे चाहे जो हो। तो लड़की भी बोली ठीक है। कॉलेज हॉस्टल में पढ़ती रही, एग्जाम दिया, एग्जाम के तुरंत बाद वो हॉस्टल पहुंचा लड़का मिलने के लिए, तो पता चला वो घर चली गई। ठीक है, सभी जाते हैं, वो भी चली गई। तो रिजल्ट के पहले वो थोड़ा नर्वस था कि पता नहीं क्या होगा, आएगी कि नहीं आएगी। तो वो आई लड़की, सब लोग रिजल्ट देख रहे थे, टॉप अभिषेक नहीं किया था, सब अपनी अपनी उत्सुकता में रिजल्ट देख रहे हैं। अचानक शोर मच गया कि सुधा फेल हो गई, सुधा फेल हो गई, चारों सब्जेक्ट में फेल हो गई। तो वहाँ प्रोग्राम मच गया, लड़कियां हॉस्टल की तरफ भागी उसके कमरे में कि कहीं ये कुछ गलत स्टेप न उठा ले। और उसके बाद ये सीन खत्म हो गया कहानी का। अगला सीन, डॉक्टर साहब ने अपने लड़के से कहा ऐसा है, हमने प्रोफेसर सिंह की लड़की तान्या सिंह से तुम्हारी शादी तय कर दी है और उससे तुम्हारी शादी होके रहेगी, गलतफहमी हटा दो अपने दिमाग से। चुप हो गया, शादी हो गई साहब, खूब पैसे का खर्च, दिखावा। तो पैसे का खर्च, दिखावा, शादी हो गई। अगले दिन सब मेहमान बैठे
और कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, इतने में वो तान्या जो है बाल खोले कंघी करते हुए नीचे आए। तो डॉक्टर साहब ने कहा बेटा सबके लिए चाय का इंतजाम करो। तो उसने चाय का इंतजाम हम क्यों करें? अरे बेटा तुम घर की बहू हो, तुम ही सब संभालोगी। तुमने कहा कौन कह रहा हो, ये ऐसे कैसे बोल रही हो? अपने लड़के से पूछो, है ना, हम तुमको समझा नहीं पाएंगे, आप अपने लड़के से पूछो। इतने में वो लड़का आ गया, उसने कहा कि पिताजी देखिए, मैं इसके साथ शादी करके इसकी जिंदगी तो खराब कर नहीं सकता। मैंने इसको सब समझा दिया है और मैं इसके साथ नहीं रहूँगा और इसको परेशान करने की जरूरत नहीं मेरी वजह से। तान्या ने कहा देखो अब बहुत हो गया, अब हम अपने माँ बाप के घर जा रहे हैं। चलिए अब तीसरा सीन जो आता है वो ये है कि वो लड़का बहुत ही इंट्रोवर्ट हो गया, बातचीत नहीं करता है। वो जो सुधा है वो कॉलेज छोड़ के चली गई, सप्लीमेंट्री में वो पास हुई और उसके बाद कॉलेज छोड़ के चली गई। लड़के ने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, पास हुआ, फिर अस्पताल में काम करने लगा, लेकिन वो बहुत इंट्रोवर्ट हो गया, किसी से बात करना नहीं, मिलना नहीं, दोस्तों में जाना नहीं। तो अब उसकी देखा देखी माँ बाप भी परेशान रहने लगे, पिताजी को अपराध बोध हुआ, थोड़ा डिप्रेशन में जाने लगे। तो माँ बड़ी परेशान, अभिषेक की माँ बहुत परेशान। तो उसने अपने भाई को फोन किया, उनका नाम भरत, कि भैया ये तुम्हारे जीजा जी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है, डिप्रेशन में है, लड़के का हाल तुम जानते ही हो, शादी टूट गई, क्या करें? उसने कहा और बोले कुछ ना करो, इनको हमारे पास पूना ले आओ, थोड़ा आबो हवा बदलेगी, माहौल बदलेगा, देखते हैं आगे क्या करें। वो लोग वहाँ पहुँचे तो ऐसे ही 2-4 दिन हुए रहते, बातचीत हुई। तो भरत ने कहा कि दीदी अगर तुम कहो तो जीजा जी को, लेकिन यहाँ पे साइकेट्रिस्ट है बहुत अच्छे, उसको दिखवा दें, शायद दवा ववा से कोई फायदा हो। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई ये भी कर लो। अपॉइंटमेंट लिया गया, तो वहाँ जाके देखते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा है, उन्हीं के यहाँ जाना है। गए दिखाने, जब अंदर पहुँचे तो अभिषेक की माँ ने कहा सुधा तुम यहाँ कैसे? तो बोली कि आप मरीज आओ। अब वो मरीज डॉक्टर साहब जो है उसको देखते ही बाहर जाने लगे। तो भरत ने कहा कि ऐसे नहीं करो, अब यहाँ आ गए हैं, दिखा लो। वो जानता नहीं था कि ये लड़की कौन है, उसे तो अपने रिलेशन थे डॉक्टर से। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं करो, दिखा लो। लड़की ने भी चुपचाप देखा, दवाई दी, डॉक्टर ने चले गए। और घर पहुंच के भरत कहता है कि ये सब क्या तमाशा, तुम लोग वहाँ जाके ऐसे बिहेव करने लगे। तब उन्होंने सब बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो पिताजी बोले कि भाई देखो हमारी बीमारी का कोई इलाज है नहीं, हम अपने अपराध बोध से ग्रस्त हैं। अब ये लड़की सामने पड़ गई है तो हमको शायद अपने गलत कामों का पश्चाताप करने का मौका मिले। तो पूछो अगर ये अब भी अभिषेक से के साथ रहना चाहे तो अगर ये शादी कर ले तो हम ठीक हो जाए। और दिक्कत आ गई कि उसके पहले तो भरत ने कहा कि हमारा उनका घर का आना जाना है, हम किसी बहाने इन्वाइट करेंगे, फिर बात करें। घर बुलाया उसको, डॉक्टर साहब ने, मदर ने माफी मांगी और कहा कि ऐसी ऐसी बात है और अब हम लोग पश्चाताप करना चाहते हैं, हमें तुम इतनी आज्ञा दो। तो बोली पहले आप मेरे बारे में सुन लो, है ना,
शायद आपका दिमाग फिर बदल जाए। क्या हो गया? बोले देखिए मैंने तो कॉलेज छोड़ दिया था सप्लीमेंट्री के बाद ही, और मैं अमेरिका चली गई साइकेट्री पढ़ने। वहाँ पे मेरी शादी हुई। घर वालों ने शर्मा, तो उन्होंने लक्ष्मी शर्मा मेरा नाम रख दिया। मगर वो जैसा अमेरिकन में होता है, उन्होंने कुछ ही दिन में मुझे तलाक दे दिया हस्बैंड ने। अब मैं क्या करती, कहाँ जाती, तो मुझे वापस लौट के आना पड़ा। तो मैं यहाँ पूना में अपना चुपचाप जिंदगी काट रही हूँ, और मैं गुमनामी में रहना चाहती हूँ, मैं अब सामने आना नहीं चाहती। तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, हम उनको आश्वस्त करते हैं, हमें तुम्हारे पास से कुछ नहीं लेना है, हम उसे याद नहीं रखना चाहते क्योंकि हम ही ने तो बिगाड़ा है। अब हमें भूलने का मौका दो। यहाँ तीसरा सीन खत्म होता है, चौथे सीन में शादी हो गई, खूब सजे धजे अच्छा माहौल है। तभी एक लेडी आती है, उसको देखते ही अभिषेक की मदर कहती है, अरे तान्या तुम यहाँ कैसे? तुमको किसने बताया? बोले सुधा के कांटेक्ट में मैं हमेशा रही, क्योंकि ये भी सफर थी और मैं भी सफर थी, है ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं इसकी शादी में ना आऊं। अच्छा तो अकेले क्यों आई, तुम्हारे शादी आदि नहीं हुई क्या? तो बोली मैंने शादी नहीं की, मैं मैरिज काउंसलर बनी। क्यों? ये शादी की जो रिवायात है ये झूठी है। जो शादी इनकी हुई थी इन दोनों की पहले, वो पैसे का घमंड था, शादी वादी नहीं। तो मैं शादी के पहले और शादी के बाद की मुश्किलें लोगों की दूर करती हूँ। शादी में इंटरेस्ट है नहीं, और जिसे आप शादी कहते हैं, शादी वो नहीं है। शादी वो है जो ये अब हो रही है, यहाँ पे समर्पण है, सिंसियरिटी है, और प्रेम जो है वो आगे बढ़ने का मौका पा रहा है। तो असली शादी ये। तो डॉक्टर साहब बोले बेटा एक बात कहना चाहते हैं कि कहिए कि हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमने तुम लोगों की तीनों की जिंदगी खराब कर दी। बोले नहीं ऐसा नहीं है सर, आपने 4 की जिंदगी खराब की। बोले ऐसे कैसे? चौथा कौन? क्या आप खुद? आपने अपनी जिंदगी भी तो खराब की, ये 4 की। रंजना जी आप उस समय मोबाइल नहीं है, अच्छा मेरा परिचय नहीं करेंगे, ये तो जाती है, ये तो जाती है। एज के आसपास नहीं बिल्कुल जाती नहीं है। भाई रंजना जी का परिचय कराते हैं आप लोगों से। अरविंद जी हमारे बीच में रेडियो भोज का रंजना यादव जी मौजूद है, और हम लोग इनके बीच में मौजूद हैं। और इनसे हमारी मित्रता बहुत पुरानी है, मेरे ख्याल से लगभग 7-8 साल हो गए। हम लोग मिलते रहते हैं, इसी तरीके से कार्यक्रम करते रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स में करते रहते हैं, कभी थिएटर करते हैं, कभी थिएटर करते हैं, कभी हम लोग इस तरह की दोस्तियाँ करते हैं, कभी इनके कार्यक्रम में मेरी कविता चल जाती है, इस तरीके से होता रहता है। खैर तो अब रंजना जी को सुनाएंगे। गला बहुत खराब है लेकिन दिल शानदार है। तो दिल की आवाज हूँ कि दिल की आवाज हूँ, दिल से ही महसूस करो, मैं कोई शोर नहीं जो कानों से सुनाई दे। आप सभी लोगों ने मुझे आभार प्रेषित किया अभी जब आप अपनी कविताएं कहानियां सुना रहे थे। एक्चुअली सच ये है कि जब आप मेरे घर आते हैं तो यहाँ की नेगेटिव एनर्जी जो है वो छूमंतर हो जाती है, तो मेरा घर जो है बहुत खुशहाल हो जाता है आप सभी के आगमन से। तो मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी की। और कुछ यूँ कहूँ कि एक कांच का टुकड़ा थी बेशक मगर, कि मैं एक कांच का टुकड़ा थी बेशक मगर, आपकी चाहत ने मुझे कोहिनूर बना दिया। अभी कुछ दिन मैंने ओछा में बिताए
5 दिन का महोत्सव था वहाँ पर, राम महोत्सव राजा भोलेला ने कराया था। और रामायण शोध केंद्र है भोपाल में, उसके निदेशक हैं डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी। उनका आमंत्रण था कि मैं कुछ कहूँ रामायण के बारे में। तो मेरे पास कुछ ऐसी प्रामाणिक जानकारी नहीं थी, तो मैंने अपने लॉजिक्स जो थे वो वहाँ पर प्रस्तुत किए। मैं क्या सोचती हूँ, मेरा क्या नज़रिया है राम कथा को लेकर। और जब वो 5 दिन मैंने वहाँ बिताए तो मैं अनायास ही अपने बचपन में चली गई। और बचपन में मुझे मेरे पापा कुछ छंद सुनाते थे, कुछ रचनाएं, तो वो थोड़ी थोड़ी सी मुझे याद है, वो मैं कथानक के साथ आपको सुनाना चाहती हूँ। प्रसंग है ये राम और सीता के विवाह का। अच्छा, ओरछा में मेरा व्याख्यान का विषय था राम कथा में शक्ति साधना। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि सिर्फ देवी की पूजा ही शक्ति साधना नहीं है, राम कथा पर कदम कदम पर शक्ति साधना की गई है। जब आप अपनी एनर्जी को कलेक्ट करते हैं वही शक्ति साधना है। जब आप अपनी शक्ति को साधते हैं किसी कार्य को पूरा करने के लिए तो वही असल में शक्ति साधना होती है। तो देखिए, ये शक्ति साधना एक बार यहाँ पर भी हो रही है राम और सीता के विवाह में। अब आप सोचेंगे कि वहाँ पर शक्ति पूजा कहाँ हो रही है? हो रही है ना, राम ने अपनी शक्ति को साधा और तभी तो उन्होंने धनुष तोड़ा, शिव जी का धनुष। तो उस समय का ये प्रसंग है, भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर जाते हैं उनके गुरु विश्वामित्र और जनक जी से परिचय कराते हैं। ये रामचंद्र ये लक्ष्मण है, हम अवधपुरी से लाए हैं। ये रामचंद्र ये लक्ष्मण है, हम अवधपुरी से लाए हैं। माता कौशल्या और सुमित्रा राजा दशरथ के जाए हैं। इन यज्ञ किया मेरा पूरन, निश्चर कुल वंश नशाए हैं। ये रामचंद्र ये लक्ष्मण है, हम अवधपुरी से लाए हैं। तो इस तरह का परिचय जनक के सामने कराया गया राम का और लक्ष्मण का कि वो कितने पराक्रमी हैं जिन्होंने समूल नष्ट कर दिया है राक्षसों के पूरे वंश को खत्म कर दिया है और इतनी कम उम्र में। तो जनक जैसे कि किसी भी बेटी का जो पिता होता है वो इम्प्रेस हो जाता है कि हाँ भाई क्या बात है, ऐसा ही लड़का होना चाहिए। ये कथा आप सभी जानते हैं कि ये स्वयंवर रचा क्यों गया। आप सबको पता है कि कहते हैं कि माता सीता ने एक बार घर की सफाई करते करते धनुष को उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। तो मेरा सोचना ये है कि जब मैं बच्ची थी तो मेरा बालमन ये कहता था कि ऐसी कैसी राजकुमारी जिनके घर में एक सेवक भी नहीं है, सफाई भी सीता को खुद करनी पड़ती है। तो असल में जब मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया तो एक जगह मैंने पढ़ा कि सीता कोई मामूली राजकुमारी नहीं थी, वो मिथिला की योद्धा थी। उन्होंने शिक्षा ली, उन्होंने वेद पढ़े और उन्होंने हथियार भी चलाए। तो धनुष साफ सफाई करते हुए तो उन्होंने नहीं उठाया होगा, उन्होंने धनुष उठाया होगा जब वो धनुष विद्या सीख रही होंगी, निश्चित रूप से। तो जब जनक ने देखा कि मेरी बेटी जब शिव के धनुष को उठा सकती है, उससे वो तीरंदाजी कर सकती है, तो इसके लिए जो वर हो वो इससे भी ज़्यादा पराक्रमी होना चाहिए। तो उन्होंने तय किया कि भाई अब हम ऐसा करते हैं कि सीता जिसे पसंद करेगी उसके साथ उसका विवाह करेंगे। उस वक्त भी लोग आज कहते हैं कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, पर मुझे लगता है ये सिर्फ गढ़ा गया है, मनगढ़ंत चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं से बीच में ये आ गया है, शुरू में कभी ऐसा रहा नहीं होगा। आज भी हम मातृभूमि कहते हैं, हम मातृभाषा कहते हैं, हम कभी भी पितृभूमि पितृभाषा तो कहते नहीं है। माँ तो हमेशा से अग्रणी रही। तो उस समय उस काल में भी स्त्री को अपना वर चुनने का पूरा अधिकार दिया जाता था। तो स्वयंवर की तैयारी हुई और उस स्वयंवर में राम और लक्ष्मण पधारे। अच्छा, यहाँ पर एक मजेदार बात ये हुई कि रावण को कैसे रोका जाए। सभी जानते थे कि रावण इतना पराक्रमी है और भगवान शिव का बहुत अनन्य भक्त है, तो वो शिव का धनुष उठा भी लेगा, संभवतः वो प्रत्यंचा भी चढ़ा लेगा। तो
उन्हें क्या किया गया, आमंत्रण नहीं भेजा गया। एक प्रसंग है कि रावण बिना बुलाए भी आ गए और फिर उन्हें धिक्कारा गया और उन्हें महसूस हुआ कि मैं बिना बुलाए क्यों आया, वो वापस चले गए। वो एक अलग किस्सा है, फिर कभी उसकी बात करेंगे। यहाँ पर कई राजाओं ने जब कोशिश की और धनुष नहीं उठा पाए, ये सभी लोग जानते हैं। इस समय एक छंद है, मुझे पता नहीं कहाँ से आया है, पर मुझे बहुत पसंद रहा है। पापा कभी बचपन में सुनाया करते थे कि जब सारे राजाओं ने कोशिश कर ली और धनुष को उठाना तो बहुत दूर की बात है, वो उसको हिला भी नहीं पाए, तब राम को गुरुदेव ने आज्ञा दी कि जाओ एक बार देखो। तो श्री राम उठे और उन्होंने आराम से धनुष को उठाया, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और वो टूट गया। धर ध्यान राम ने श्री गुरु का, ले उठा सरासन ज्योताना, हिल उठा इंद्र का इंद्रासन, पृथ्वी का डगमग हो जाना। 34 तड़का तड़तड़ा उठी, नभ गर्ज प्रलय सा होता था। हे शब्द बड़े ही हाहाकारी, पशु पक्षी धैर्य न धरता था। तो इस तरह का माहौल हुआ जब भगवान राम ने धनुष को उठाया और उसको उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की और वो टूट गया। लेकिन पूरी पृथ्वी पर तो भूकंप आ गया, मगर जनक मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि मेरी पुत्री के लिए उसके मन मुताबिक, उसके लायक एक वर मिल गया है। हमारे पश्चिम में एक लोकगीत है, जब विवाह होता है और तिलक किया जाता है तो उस समय वहाँ की स्त्रियाँ गीत को गाती हैं। तो पंक्तियाँ सिर्फ सुना रही हूँ। रघुनंदन फूले न समाए, लगुन आई हरे हरे लगुन आई मोरे अंगना। ये भी सज गए वो भी सज गए सभी बराती, ये भी सज गए वो भी सज गए सभी बराती। मेरे राम ऐसे सजे जैसे सजे श्री भगवान, लगुन आई हरे हरे लगुन आई मोरे अंगना। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सुंदर। इसी प्रखर आज हमारे बीच है, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, युवा पत्रकार, और इनकी एक मासिक पत्रिका भी आती है प्रखर आज। बहुत खूबसूरत लिखते हैं आप, लेकिन बोलने के मूड में नहीं आए थे, पर मैं चाहती हूँ हम लोग आपको सुनना चाहते हैं। संदीप जी ने बताया शुरुआत में अपने वक्तव्य कि हम सेना में हैं और बोलना अलाउड नहीं है, और लेकिन उसके बावजूद भी आपने सभी पक्षों को कवर किया। तो मुझे लगा कि हम इस पेशे में हैं, बोलने को कहा जा रहा है तो क्यों ना बोले। और क्योंकि आपकी तरह प्री प्लान नहीं था कुछ भी, और क्योंकि मैंने देखा है रंजना दीदी के कार्यक्रमों में सोशल मीडिया में अक्सर देखता था, तो कोई चीफ गेस्ट हो ना हो, कोई बच्चों का कार्यक्रम है तो एक सामूहिकता रहती है, और उस सामूहिकता में जो लोग आते हैं वो अपनी चीज़ें लाते हैं, अपनी चीज़ें बताते हैं, एक डिस्कशन होता है। तो वो आज मैंने महसूस किया यहाँ पे आकर के। कई समय से संवाद था लेकिन आज पहली बार महसूस किया। जो आपने जिक्र किया था कि पेट में उसने बोला मरते समय कि आलू उसके पेट में पोस्टमार्टम में वो नहीं निकला, वो भूखा था। तो आज जब मैं यहाँ बैठा तो मुझे इस बात का महसूस हुआ कि मैं अपनी किताब क्यों नहीं यहाँ लेके आ पाया, या अपनी फोटोग्राफी या अपनी डॉक्यूमेंट्री जो बनाई वो यहाँ पे क्यों नहीं लेके आ पाया। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। और सबसे पहले तो जो आपने बहुत सुंदर संचालन किया, वो सिंक्रोनाइज वे में एक विधा के बाद दूसरी विधा किस तरीके से किया, तो ये बड़ा बेहद खूबसूरत था। और परिचय में जैसा कि दीदी ने बताया कि कुछ मासिक पत्रिकाओं का संचालन कर रहा हूँ, और वर्तमान में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर्स कंप्लीट हुई, कुछ समय दूरदर्शन में ट्रेनिंग हुई, और इस समय हिंदुस्तान समाचार पत्र में काम कर रहा हूँ। अमरीश जी बहुत खूबसूरत लिखते हैं और उतना ही शानदार पढ़ते हैं। इसके अलावा सिर्फ काव्य, कविताएं और गीत नहीं, ये रंगमंच में अभिनय भी बहुत शानदार करते हैं। तो एक तो बचपन वाली कविता जो हमने चिल्ड्रंस डे के लिए नहीं वो सुननी है, और एक कानपुर वाला गीत सुनना है, और उसके अलावा आप जो सुनाना चाहते हैं उसका स्वागत सब लोग सुनेंगे। चलिए, आपको मैं ज़्यादा समय न लेते हुए परिचय तो हो गया है, अमरीश तिवारी नाम है जैसा कि मैंने बताया। तो मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें से पूर्णतः कानपुर के रहने वाले कौन कौन लोग हैं? आप भी हैं,
आप भी आप लोग सब लोग कानपुर के, आप लोग भी कानपुर के। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूँगा, कानपुर के बारे में क्या होता है? हम लोग बचपन से, जैसे रंजना जी भी आप काफ़ी समय से यहाँ रह रही, मेरा तो जन्म ही यही हुआ है, 3 पीढ़ियों से यही रह रहे हैं। हम लोग के साथ क्या होता है कि कानपुर की जो एक छवि बनी हुई है पूरे देश में, वो बनी हुई है एक औद्योगिक नगरी की, है ना? आप कहीं बाहर जाइए, बेंगलोर जाइए, पुणे जाइए, बॉम्बे जाइए, आप बात करिए कहाँ से है, कानपुर इंडस्ट्रियल सिटी है। तो मेरे मन में बड़ा क्षोभ होता था, क्योंकि मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी हुई है, पढ़ने का शौक था, मुझे बड़ा बुरा लगता था कि कानपुर की छवि जो है वो सिर्फ एक इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में है, जबकि कानपुर अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए है। कानपुर शायद लोगों को पता होगा कि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, तो कानपुर वॉज द रेवोल्यूशनरी कैपिटल, इट वॉज कॉल्ड द रेवोल्यूशनरी कैपिटल। इसको स्वतंत्रता संग्राम की राजधानी कहा जाता था, पूरा स्वतंत्रता संग्राम यहीं से संचालित होता था। तो खैर, तो काफ़ी साल पहले, मतलब मेरे ख्याल 2-3 साल हो गया, मुझे भी कविताएं लिखता हूँ, गीत लिखता हूँ, तो एक गीत लिखने का मन हुआ कि मैं कानपुर का परिचय और कानपुर के बारे में लोगों को बताने के लिए मैंने एक गीत लिखा था। अभी रंजना जी ने अपने कार्यक्रम में, जब कानपुर का वो था, क्या बोलते हैं उसको, जन्मदिन था, मार्च में होता है, कौन से होता है, 24 मार्च को, 24 मार्च को कानपुर का जन्मदिन होता था, तब ये गीत रेडियो सिटी से प्रसारित भी कराया था। तो गीत मैं आपको सुनाऊंगा, गीत के पहले एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आप लोगों को, उससे कानपुर का मिजाज क्या है, कानपुर कैसा है। आदरणीय सिंदूर जी बैठे हुए हैं, और आपके पिताजी के बारे में जैसा मैंने बताया, बहुत अच्छे गीतकार थे सिंदूर जी। कवि जो होता है, कवि बड़ा निर्भीक होता है, और कानपुर के मिजाज में एक बड़ी खास बात यह है कि कानपुर का आदमी पैदा होते ही वो निर्भीक पैदा होता है, मतलब उसको डर नहीं है किसी का भी। आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ। कानपुर में काफी सालों से गंगा मेला के आसपास एक कवि सम्मेलन कराते थे पुराने जमाने में लोग। तो जिन लोगों ने भी कानपुर का इतिहास पढ़ा है, तो सर पदमपत सिंघानिया के बारे में आप लोग जानते होंगे। पदमपत सिंघानिया, जुग्गीलाल कमलापत जो ग्रुप है, जेके ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो जुग्गीलाल बाबा थे, उनके बेटे थे कमलापत और उनके बेटे थे पदमपत। ये बात सब लोगों को मालूम, कमला टावर भी है कानपुर में। कमलापत जो पदमपत सिंघानिया थे, वो अंग्रेजों के बहुत बड़े चाटुकार थे, मतलब एक तरीके से कहना चाहिए कि बिल्कुल, अच्छा व्यापारी जो भी होता है उसको व्यापार चलाना होता है, तो जो भी सत्ता है उसको सत्ता की चाटुकारिता करनी ही पड़ती है। तो पदमपत सिंघानिया ने कवि सम्मेलन कराया, उसमें कानपुर के कवि थे दया प्रसाद दीक्षित, देहाती नाम था उनका, दया प्रसाद दीक्षित देहाती जी उनको कहा जाता था, वो आए हुए थे। और आप सबने हैलेट हॉस्पिटल के बारे में सुना होगा। हैलेट हॉस्पिटल जिस व्यक्ति के नाम पर बना है, वो उस समय का उत्तर प्रदेश का, जो आप उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कही जाती थी, यूनाइटेड प्रोविंस का गवर्नर था, उसका नाम था सर मॉरिस हैलेट। मॉरिस हैलेट, उसको भी सर की उपाधि थी, और पदमपत सिंघानिया को भी सर की उपाधि थी। पदमपत सिंघानिया को जब सर की उपाधि मिली, तो उन्होंने कानपुर में कवि सम्मेलन कराया, और उसमें मॉरिस हैलेट को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया। प्रॉब्लम क्या हुई कि इस कवि सम्मेलन के ठीक 3 दिन पहले सर मॉरिस हैलेट ने आगरा में एक अहिंसात्मक जुलूस निकाल रहे थे कुछ गांधीवादी लोग, उनके ऊपर इस तरह लाठीचार्ज करवाया कि अच्छे खासे लोग घायल हो गए, छोटे लोग काफी हुआ, तो लोगों को बड़ा रोष था जो हैलेट थे उनके प्रति। अब कवि सम्मेलन शुरू होगा, दया प्रसाद दीक्षित देहाती बैठे थे वहां पर। अब एक व्यक्ति की निर्भीकता सोचिए, आज के जमाने में मान लीजिए कोई कवि सम्मेलन होता हो और आपके सामने मुकेश अंबानी बैठे हों और योगी आदित्यनाथ बैठे हों, एक प्रदेश का गवर्नर है, एक देश का बहुत बड़ा उद्योगपति है, और उन्होंने क्या किया, जो पदमपत सिंघानिया थे, उन्होंने हैलेट साहब की तारीफ करना शुरू किया कि हैलेट साहब ने तो अपने प्रदेश के लिए ये किया, वो किया, फलाना किया, ठिकाना किया, और कहते कहते वो कह गए कि ही इज लाइक ए एंजल फॉर अवर प्रोविंस। एंजल का मतलब हिंदी में क्या कहा जाता है, देवदूत। तो वो कहते कहते उनको देवदूत तक कह गए कि ये बिल्कुल एक देवदूत की तरह आए। ये बात जो हमारे दया प्रसाद दीक्षित देहाती जी थे, उनको चुप गई। जब उनका नंबर आया कविता सुनाने का सिंदूर जी, तो उन्होंने सिर्फ 2 लाइन सुनाई, और 2 लाइन सुना करके वो बैठ गए। और उन्होंने वो 2 लाइनें जो सुनाई थी वो आपको सुनाता हूँ कि जो सिर मारे से लठ है ताही कहे देवदूत, जो सिर मारे से लठ है ताही कहे देवदूत, और कमला के वाहन है कमलापत के पूत।
कमला का वाहन कौन होता है? लक्ष्मी का वाहन कौन होता है? उल्लू। यानी देश के सबसे बड़े उद्योगपति को उन्होंने क्या बना दिया? ये निर्भीकता है हमारे कानपुर में। तो कानपुर का वो गीत जिसके बारे में रंजना जी ने कहा है वो आप लोगों को सुनाता हूँ। ये गीत के बोल है कि अजब अनूठा अलबेला सा कानपुर है मेरी जान, कानपुर में बसा हुआ है एक छोटा सा हिंदुस्तान। अजब अनूठा अलबेला सा कानपुर है मेरी जान, कानपुर में बसा हुआ है एक छोटा सा हिंदुस्तान। मुंह में पान दिलों में मस्ती यहाँ के लोगों की पहचान, कानपुर में बसा हुआ है एक छोटा सा हिंदुस्तान। तो मालूम है मुंह में पान रखते हैं हम लोग, हालांकि मैं नहीं खाता हूँ, हमारी पहचान। अब कानपुर की खास बात, आपको थोड़ा सा कानपुर की हिस्ट्री की ओर ले जाता हूँ। आप सोचिए कि देश को इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ हमारा, उसमें नाना साहब उस समय कहाँ थे? जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, नाना साहब कानपुर में, तात्या टोपे कानपुर में, और झांसी की रानी उनका बचपन कहाँ बीता? कानपुर में। आप सोचिए कि लाहौर के लायलपुर गांव में रहने वाला एक 17 साल का लड़का जब अपनी शादी से भागता है वो सरदार, तो वो लाहौर से ट्रेन कहाँ पहुंचता है सबसे पहले? वो कानपुर आता है और गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रेस में रह करके बलवंत सिंह के नाम से लेख लिखता है। उस लड़के को आज दुनिया भगत सिंह के नाम से, भगत सिंह ने 2 साल यहाँ रहकर पत्रकारिता करी है बलवंत सिंह के नाम से। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। तो पद कहता हूँ कि झांसी की रानी का बचपन जिस मिट्टी ने सींचा था, इसी धरा पर भगत सिंह ने क्रांति पाठ भी सीखा था। विद्यार्थी जी के प्रताप से देशभक्ति का बिगुल बजा, वीर चंद्रशेखर ने यहीं पर नया क्रांति इतिहास रचा। नमन हमारी पुण्य भूमि है कानपुर मेरा अभिमान, कानपुर में बसा हुआ है एक छोटा सा हिंदुस्तान। तो ये ऐतिहासिक परंपरा है कानपुर की। अब जहाँ एक और ऐतिहासिक परंपरा है, वहाँ हमारे कानपुर में धार्मिकता भी बहुत ज्यादा है। तो वो कुछ धार्मिक स्थलों का जिक्र किया मैंने अपने चित्र में कि सीता माँ की तपोभूमि है, सीता माँ की तपोभूमि है, तपेश्वरी है पावन धाम, और पनकी वाले बाबा की जय, बन जाते सब बिगड़े काम। गंगा मैया के घाटों पर अविरल रस धारा बहती, हर हर महादेव बम भोले स्वर लहरी गुंजित रहती। यहाँ शिवालय के जयकारों से होती हर सुबह प्रणाम, कानपुर में बसा हुआ है एक छोटा सा हिंदुस्तान। अब धार्मिकता है, ऐतिहासिक परंपरा है, लेकिन हमने क्या किया है आपको मालूम है? हमारे प्रदेश का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर कौन सा है? आज कानपुर है भाई। आज की डेट में भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू कानपुर ही देता है। सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, कुछ भी हो, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कानपुर से जाता है। हमारी आकाशवाणी में कानपुर स्टेशन सबसे ज्यादा लोकल प्रश्न, लोकल विविध भारतीय विज्ञापन प्रसारण सेवा का कानपुर केंद्र बंद किया गया है। तो आगे मैंने लिखा है यहाँ पे कि उद्योगों का केंद्र बनाए और ज्ञान का है उपवन, रोजगार मिलता लोगों को, शिक्षा से बदले जीवन। आज के डेट में आप देखिए कि कानपुर को अगर आप ध्यान से देखें तो पूरे पूर्वांचल को और आसपास के कम से कम 20 जिलों को इसकी स्थिति वैसी है जैसी कलकत्ता की है कि आसपास का बिहार का हर एक का आदमी रोजगार चाहिए तो वो कानपुर भाग आता है। और ये भी बात पक्की है कि यहाँ आने वाले हर आदमी को जिंदगी जीने का साधन मिल जाता है, ये पक्की बात है। जितना सस्ता शहर मुझे लगता है कानपुर है, उतना सस्ता शहर मुझे कोई नहीं मिला। यहाँ 50 रुपए कमाने वाला भी आदमी जो है दिन में खाना खा लेता है अच्छे आराम से। तो उद्योगों का केंद्र बनाए और ज्ञान का है उपवन,
रोजगार मिलता लोगों को, शिक्षा से बदले जीवन, कला और विज्ञान ने मिलकर अमन शांति पैगाम दिया। यहाँ की प्रतिभाओं ने दुनिया भर में ऊंचा नाम किया। IIT और GSVM दोनों अपने देश की शान, कानपुर में बसा हुआ है एक छोटा सा हिंदुस्तान। और आखिरी पंक्तियां हैं कानपुर की, ये अगर आप से जोड़ सके तो कहिएगा कि जेके मंदिर ग्रीन पार्क हो या हो फूल बाग की छांव, मोती झील की सुंदरता में टिकते नहीं धरा पर पांव। कभी न रुकते कभी न छूटते दिन और रात, कानपुरिया मस्ती में जीते चाहे कैसे हो हालात। हम लोग बड़ा मजाक आपको बताऊं कि जब कोविड चल रहा था तो सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ तो सब कुछ था, तो एक जोक चला, बोले यार अगर कल को ये घोषणा हो जाए कि गवर्नमेंट बाहर निकलते ही गोली मार रही है तो कानपुरिया आदमी ये देखने के लिए निकलेगा जरूर कि यार देखे साले सही मार रहे ही नहीं मार रहे। तो कि कानपुरिया मस्ती में जीते चाहे कैसे हो हालात, दिल में हो तूफान भले पर चेहरे पर रहती मुस्कान, कानपुर में बसा हुआ है एक छोटा सा हिंदुस्तान। ये मैंने सुना है। रमेश, जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में मैंने एक दो लाइन, मैं क्योंकि आजकल एक लाइन दो लाइन के कुछ फेसबुक पे लिखना रहता हूँ, तो मैंने लिखा कि एक दोस्त ने दूसरे को फोन किया, दूसरे का फोन किया, बोले आप घूमने चलिए, तो उसने कहा कि लॉकडाउन ला गए, तो उसने कहा सन्नाटा जाएगा ना चलिए। तो ये एक कविता मैंने लिखी थी। ये कविता आप लोगों को अगर थोड़ा सा समय हो आप लोगों के पास तो एक कविता जरूर सुनाऊंगा आप लोगों को कि क्या होता है कि आजकल का आपने बचपन देखा होगा बच्चों का, इनके उम्र के इनका तो बचपन निकल गया है, ये जैसे बच्चे हैं या और भी जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, उनको आप देखें तो वो पूरा समय जो है वो मोबाइल में और घर के अंदर बस मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम इस तरीके की चीज़ों में लगते हैं। हमने जो हमारी पीढ़ी है, जो अरविंद जी की पीढ़ी है, जो मेरी पीढ़ी है, कुछ हद तक रंजना जी की पीढ़ी है और सिंदूर जी की पीढ़ी, हम लोगों ने जो बचपन जिया है वो आज के बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है। आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने अपने बचपन को, तो वो मैंने अपने बचपन को याद करते हुए कविता लिखी थी, वो सुनाता हूँ आप लोगों को थोड़ी सी। कि कविता का शीर्षक है कि हम 70 और 80 के दशक वाली पीढ़ी है। मेरा जन्म 1978 में हुआ था, तो आप मुझे 70 के दशक का भी कह सकते हैं, 80 के दशक का भी कह सकते हैं कि हम 70 और 80 के दशक वाली पीढ़ी है। हमने भरपूर बचपन जिया है। हमने 10 पैसे की 4 संतरे वाली कंपट खाई है। 10 पैसे की कंपट सुना है? 10 पैसे सुने आप लोगों ने? नहीं सुने होंगे। हम लोगों ने 10 पैसे की 4 कंपट मिलती थी संतरे वाली छोटी छोटी, वो खाते थे। कि हमने 10 पैसे की 4 संतरे वाली कंपट खाई है और हमने रसना और गोल्ड स्पॉट, आप लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे। रसना का नाम तो शायद सुना भी हो, गोल्ड स्पॉट नहीं सुना होगा, काफी साल पहले बंद हो गया था। कि हमने रसना और गोल्ड स्पॉट बड़े चाव से किया है। हम 70 और 80 के दशक वाली पीढ़ी हमने भरपूर बचपन जिया है। अब कुछ चित्र आपको दिखा रहा हूँ जो 70s और 80s वाले लोग हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी इससे कोरिलेट करेंगे। नहीं, आप तो अभी छोटे हैं, आपकी तो शुरुआत है अभी। कि मैंने अपने बचपन को रिलेट करते हुए लिखा था कि हम नाचे हैं मिथुन दा के डिस्को डांस पर। हमारे बचपन में मिथुन चक्रवर्ती आए थे, जब 70s के हम लोग शुरुआत की तो मिथुन चक्रवर्ती बड़ा चलते थे कि हम नाचे हैं मिथुन दा के डिस्को डांस पर। हमने हसन जहांगीर का हवा हवा खूब गाया, एक गाना चलता था हवा हवा है हवा। हम नाचे हैं मिथुन दा के डिस्को डांस पर, हमने हसन जहांगीर का हवा हवा खूब गाया है। और आज के बच्चों को आपको बताऊं कि अपने रिश्तेदारों के सामने जाने में उनको डर लगता है, अपने रिश्तेदारों से रिश्ता निभाने में डर लगता है। हमने अपने तो छोड़िए पड़ोसियों के रिश्तेदारों से भी रिश्ता निभाया है। बगल वाले चिंटू के मौसा जी आए हैं तो समोसे लेने हम जा रहे हैं। उसका एक लालच भी होता था कि समोसा लाएंगे तो एक तो हमको मिलेंगे।
कि हम नाचे मिथुन दा के डिस्को डांस पर हमने हसन जहांगीर का हवा हवा खूब गाया है, हमने अपने तो छोड़िए पड़ोसियों के रिश्तेदारों से रिश्ता निभाया है, हमने ट्रांजिस्टर पर बिनाका संगीत माला और हवा महल की कड़ियां खूब सुनी है, हमने ट्रांजिस्टर पर बिनाका संगीत माला और हवा महल की कड़ियां खूब सुनी है, हमने बालू के महल बनाए हैं और मोरन के ढेर में से शंख और सीपियां खूब चुनी है। आप लोगों ने नहीं चुनी होगी कि हमने बालू के महल बनाए हैं और मोरन के ढेर में से शंख और सीपियां खूब चुनी है। अरे बैठिए बस 5 मिनट की कविता रहेगी, 5 मिनट, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपसे। ये कविता सुन के जाइए, हमारे और आपके बचपन की कविता है कि हमने बिना बिजली के न जाने कितनी रातें छतों पर सोकर बिताई है। आज के जो ये बच्चे हैं, मैं आपको बताऊं, ये जानते नहीं है बिजली जाने का सुख क्या होगा। हम लोगों ने बिजली जाने को एंजॉय किया। आप सोचिए, ये बच्चे क्या इन्वर्टर लग गया, जनरेटर आ गए, ये जानते हैं। जब मोहल्ले में बिजली जाती थी, सारे बच्चे घर से बाहर, बिजली गई, जब आती थी आ गई, जोर से चिल्लाते हुए आते थे। नहीं, उसमें एक लाइन और होती थी कि सारे जब मुखिया वगैरह घर के बाहर बैठते थे, लाओ भाई चाय बना लो, सारे लोग बाहर बैठ करके चाय हमने बिना बिजली के न जाने कितनी रातें छतों पर सोकर बिताई हैं। हमने नंदन, चंदा मामा, बिल्लू, पिंकी और चाचा चौधरी से भी दोस्ती निभाई। हमने नंदन, चंदा मामा, बिल्लू, पिंकी और चाचा चौधरी से खूब दोस्ती निभाई है। हमने ट्रेन में परिवार के साथ बिस्तर बंद और सुराही लेकर सफर किया, स्लीपर क्लास में। हमने ट्रेन में परिवार के साथ स्लीपर क्लास में बिस्तर बंद और सुराही लेकर सफर किया है। हम 70s और 80s वाली पीढ़ी है, हमने भरपूर बचपन जिया है। अभी आगे सुनाता हूँ आपको कि हमने वीडियो पर देखी है एक रात में 3-3, 4-4 पिक्चर, 3-3, 4-4 पिक्चर VCR लेकर के किराए पे VCR आता था, 3-3, 4-4 पिक्चर देखते थे। कि हमने वीडियो पर देखी है कि रात में 3-3, 4-4 पिक्चर कमरे में खूब चिपकाए हैं माधुरी और श्रीदेवी के पोस्टर, कमरे में खूब चिपकाए हैं माधुरी और श्रीदेवी के पोस्टर। एक सुख आपको बताऊं, ये बच्चे कभी नहीं जान सकेंगे। हमारे बचपन में टेप रिकॉर्डर आता था, मुझे आपको याद होगा, और उस टेप रिकॉर्डर में जब कैसेट की रील फंस जाती थी तो उसकी जो आवाज होती थी वो इतनी मजेदार होती थी। मान लीजिए गाना बज रहा है, आज कल याद कुछ और नहीं है, और तो पेंसिल से घुमा करके सही करते थे, पेंसिल से घुमा के सही करते थे। कि हमने वीडियो पर देखी एक रात में 3 से 4 पिक्चर कमरे में खूब चिपकाए हैं माधुरी और श्रीदेवी के पोस्टर। हम टेप रिकॉर्डर में फंसी हुई कैसेट की बेसुरी आवाज पर खूब खिलखिलाए हैं। हम टेप रिकॉर्डर में फंसी हुई कैसेट की बेसुरी आवाज पर खूब खिलखिलाए हैं। हमने 5 रुपए की टिकट पर बालकनी में फिल्म देखी है। हमने 1 रुपए में 10 गोलगप्पे खाए। बिल्कुल। हमने 5 रुपए की टिकट पर बालकनी में फिल्म देखी है। हमने 1 रुपए में 10 गोलगप्पे खाए हैं। हमने देखी है पीसीओ पर लगने वाली लंबी लंबी कतारें। ये बच्चे नहीं जानते होंगे पीसीओ क्या चीज होती है। पीसीओ पे लाइन लगती थी पैसा फोन करने के लिए। हमने देखी है पीसीओ पर लगने वाली लंबी लंबी कतारें। हम बैलगाड़ी में भी घूमे हैं। हमने मेले भी देखे हैं गंगा के किनारे। हम बैलगाड़ी में भी बैठे हैं और हमने मेले भी देखे हैं गंगा के किनारे। और हमने काले चौके वाले लैंडलाइन फोन से लेकर के स्मार्टफोन तक का सफर किया है। हमने काले चौके वाले वो फोन देखते थे, वो घुमा घुमा के ऐसे बात होती थी कि हमने काले चौके वाले लैंडलाइन फोन से लेकर के मोबाइल स्मार्टफोन तक का सफर किया है। हम 70s 80s वाली पीढ़ी है, हमने भरपूर बचपन जिया है। और आखिरी पंक्तियां हैं इसकी कि हम लोग या हम लोग की बात नहीं कर रहे, हम लोग सीरियल की बात कर रहे हैं कि हम लोग बुनियाद रामायण महाभारत हमारे ही सामने टीवी पर आए। हम लोग बुनियाद रामायण महाभारत हमारे सामने टीवी पर आए हैं। देखा है चंद्रकांता और चित्रहार और रंगोली के गाने स्कूल में खूब गुनगुनाए। अब भाई तब इतना बिजी तो होता नहीं था। तो आज शाम को बुधवार को चित्रहार देखा, अगले दिन स्कूल में जाकर सबको सुना रहा यार कल चित्रहार देखा था। जिसके घर में टीवी होता था वो बताता था, घर में टीवी भी नहीं होता था, कि देखा है चंद्रकांता और चित्रहार और रंगोली के गाने स्कूल में बड़े शौक से गुनगुनाए हैं। मिनरल वाटर और आरओ जानते ही नहीं थे हम लोग। मिनरल वाटर और आरओ जानते नहीं थे हम। नल के पानी से कभी बीमार नहीं हुए। मिनरल वाटर और आरओ जानते नहीं थे हम। नल के पानी से कभी बीमार नहीं हुए और खूब खाए हैं ठेले से जलेबी समोसे। बारिश में भीगने से हमको कभी बुखार नहीं हुआ।
खूब खाए हैं ठेले से जलेबी और समोसे, बारिश में भीगने से हमको कभी बुखार नहीं हुए और देर शाम तक मैदान में खूब खेलते थे, चाहे घर वाले कितना भी डांटे, देर शाम तक। मतलब जब बिल्कुल सूरज ढल गया, अंधेरे में गेंद दिखाई भी नहीं दे रही है, तब भी क्रिकेट चल रहा है। देर शाम तक मैदान में खूब खेलते थे, चाहे घर वाले कितना भी डांटे, और टीचर की कभी शिकायत नहीं करी। आजकल बच्चे घर आके बताते हो मैम ने मार दिया। हम लोग अगर घर आके बता देते हैं कि मैम ने मार दिया या सर ने मार दिया, तो पहले पिताजी और मारते कि तुम्ही ने कुछ किया हो। टीचर की शिकायत कभी नहीं गई, चाहे मुर्गा बने और चाहे खाए गाल पर चाटे। फेल होने पर कभी रोए नहीं, पढ़ाई को बोझ समझकर कभी प्रेशर नहीं लिया। फेल होने पर कभी रोए नहीं, पढ़ाई को बोझ समझकर कभी प्रेशर नहीं लिया। हम 70s 80s वाली पीढ़ी है, हमने भरपूर